हेलो स्टूडेंट, हम लोग कक्षा 11वीं में देख रहे थे रासायनिक ऊष्मागतिकी। उसी में आज आगे देखेंगे ऊष्मागतिकी प्रक्रमों के प्रकार के बारे में। तो जब ऊष्मागतिकी तंत्र माने कि जो तंत्र, निकाय या सिस्टम देखे थे, वह ऊष्मागतिकी तंत्र जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है ऊष्मागतिकीय प्रक्रम या फिर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो जो ऊष्मागतिकी प्रक्रम है ये कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले आता है समतापी प्रक्रम। तो समतापी प्रक्रम में जो सभी पद, जितने भी पद रहेंगे उसमें रिएक्शन के, उन सभी पदों में जो सिस्टम रहेगा या निकाय रहेगा, निकाय को ही सिस्टम बोलते हैं, तो यहाँ पे सिस्टम बोलूँगी तो आप लोग समझ जाना कि निकाय ही है। तो जो भी सिस्टम रहेगा उसका ताप जो है हमेशा हर स्टेप के लिए वहाँ पे स्थिर रहेगा, माने कि सभी जो प्रक्रियाएं हैं स्थिर ताप पर संपन्न होंगी, तो वह जो है कहलाता है समतापी प्रक्रम। तो वहाँ पे जो dt बराबर हो जाएगा 0, T माने कि टेम्परेचर और D माने कि ताप में परिवर्तन, इसका मान हो जाएगा 0। तो वह जो प्रोसेस है वो कहलाएगा समतापी प्रक्रम। और समतापी प्रक्रम इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो सिस्टम रहेगा उसके बीच और निकाय के बाहर का जो वातावरण हम लोग देखे थे पिछली क्लास में, जिसको परिपार्श्विक बोला जाता था, दोनों के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहता है। तो आदान प्रदान होता है तो ऊष्मा छेपी में जब ज़्यादा ऊष्मा रहेगी तो वहाँ से ऊष्मा बाहर निकल जाती है ऊष्मा छेपी में, और ऊष्मा शोषी के द्वारा जो परिपार्श्विक से निकाय में ऊष्मा अवशोषित हो जाएगी। और ज़्यादा ऊष्मा रहेगा तो सिस्टम का ऊष्मा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग या फिर परिपार्श्विक में बाहर निकल जाएगा। तो ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी के द्वारा ऊष्मा को वहाँ पे मेंटेन किया जाता है और ताप का मान स्थिर रहता है। तो वह प्रोसेस कहलाता है समतापी प्रोसेस। दूसरा देखेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम या फिर उसको बोला जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जब कोई प्रक्रिया इस प्रकार कराई जाती है कि निकाय माने कि सिस्टम और परिपार्श्विक माने कि सराउंडिंग, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी भी प्रकार का ऊष्मा का विनिमय या फिर आदान प्रदान संभव नहीं होगा, माने कुछ भी ऊष्मा का आदान प्रदान उसमें नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो भी प्रक्रम है उसको रुद्धोष्म प्रक्रम या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। तो इस प्रकार के प्रक्रम में विलगित निकाय, जैसे कि थर्मस हम लोग देखे थे, विलगित प्रकार का या फिर आइसोलेटेड सिस्टम बनाता था, उस प्रकार के जो निकाय रहता है उसी में रुद्धोष्म प्रकार के प्रक्रम संपन्न होते हैं। और इस प्रकार के प्रक्रम में जो ऊष्मा छेपी की क्रिया होती है जिसके कारण ताप का मान बढ़ जाता है और ऊष्मा शोषी क्रिया होने के कारण ताप का मान कम हो जाता है। तो यहाँ पे ऊष्मा का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि ताप कभी बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है। ऊष्मा छेपी में ताप का मान कम हो जाएगा और ऊष्मा शोषी में ताप का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यह प्रक्रम सदैव जो है आइसोलेटेड सिस्टम में होगा और वहाँ पे ऊष्मा का मान बदल जाता है, ऊष्मा का मान 0 रहेगा, ताप का मान बदलेगा। बुक में उल्टा लिखा गया है, ऊष्मा छेपी होगा तो ताप का मान कम होगा और ऊष्मा शोषी होगा तो ताप का मान बढ़ जाएगा। तो इसके लिए ऊष्मा का मान हमेशा स्थिर रहता है, तो उसके लिए हो जाएगा dq ऊष्मा को प्रदर्शित करता है बराबर 0। तो इस प्रकार का जो प्रक्रम है रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाएगा। दूसरा अगला देखते हैं समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम कहने का मतलब है कि इस प्रकार का जो प्रोसेस रहता है उसमें सिस्टम के हर स्टेप पर, हर पद पर दाब माने कि P, प्रेशर का मान स्थिर रहेगा। तो यहाँ पे आयतन में परिवर्तन होता है लेकिन प्रेशर में परिवर्तन नहीं होगा।
तो जो समदाबी रहता है उसके लिए dP बराबर हो जाएगा 0। तो P माने कि प्रेशर या दाब, तो दाब का मान जब 0 रहेगा, स्थिर रहेगा, तो वह समदाबी प्रक्रम कहलाएगा। जैसे एक वायुमंडलीय स्थिर दाब को रखते हैं, एक वायुमंडलीय, और उस पे 298 केल्विन से 373 केल्विन तक हम लोग क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, तो पानी जो है वाष्प के रूप में बदल जाता है। तो ताप यहाँ पे बढ़ रहा है, 298 से 373 हो गया, लेकिन दाब का मान एक वायुमंडल ही रखा गया है, तो यह समदाबी प्रकार का प्रोसेस होगा। अगला देखते हैं समआयतनी प्रक्रम या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं उसको। दाब को बार बोला जाता है, तो समदाबी को आइसोबारिक बोलेंगे और आयतन को आइसोकोरिक बोलते हैं, समआयतनी। तो जो समआयतनी है, इस प्रकार के प्रक्रम में जो निकाय का या फिर सिस्टम का आयतन रहता है वो हर स्टेप में स्थिर रहेगा, तो आयतन में कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे दाब में परिवर्तन हो सकता है। तो जब समआयतनी देखेंगे तो यहाँ पे आयतन में परिवर्तन, ये आयतन है उसमें परिवर्तन का मान 0 रहता है, तो ये हो जाएगा समआयतनी प्रोसेस। अगर हम लोग किसी बंद पात्र में किसी भी यौगिक को जलाते हैं तो पात्र का आयतन हमेशा स्थिर रहेगा, तो समआयतनी प्रक्रम कहलाएगा। अगला आता है अब सम वाला यहाँ पे खत्म हुआ। अब पांचवा आता है चक्रीय प्रक्रम या फिर साइक्लिक प्रोसेस। तो ऊष्मागतिकी का वह प्रक्रम जिसमें निकाय के विभिन्न पदों में जो क्रमिक परिवर्तन होता है वह घूमते घूमते अपने प्रारंभिक अवस्था पे आ जाता है, तो वह जो प्रक्रम है वह चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। तो चक्रीय प्रक्रम जो रहता है उसमें ऊर्जा में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं रहता है। चक्रीय जो प्रक्रम रहेगा उसको इस प्रकार से चक्र से प्रदर्शित करेंगे। जैसे ये 3 स्टेप में हो रहा है, तो पहला यहाँ से शुरू हुआ है, तो पहला स्टेप में यहाँ आएगा, दूसरा स्टेप में यहाँ आएगा, और तीसरा स्टेप में फिर ऐसे घूमते घूमते जो प्रोडक्ट बनेगा, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हुआ, और ये तीसरा स्टेप में फिर से प्रारंभिक बिंदु पर ही आ जाता है और ऊर्जा का परिवर्तन यहाँ पे स्थिर रहता है, तो वह चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। यह हो गया। अब अगर हम लोग ग्राफ के द्वारा इन सब को समझेंगे, तो अगर हम लोग दाब और आयतन के बीच ग्राफ खींचते हैं तो y एक्सिस पे दाब को लेते हैं और x एक्सिस पे आयतन या v को लेते हैं। तो यहाँ पे अभी जो प्रक्रम देखे उसमें ये आयतन का अक्ष है, तो यहाँ पे स्थिर आयतन है, माने इस बिंदु पे ये स्थिर है आयतन। तो ये जो रेखा मिली है यहाँ पे dv बराबर 0 है, तो ये समआयतनी सीधी रेखा मिल रही है, माने कि इसी आयतन पे इसको लिया गया है। तो dv बराबर 0, तो ये समआयतनी के लिए हो जाएगा। ये दाब का अक्ष है, तो ये वाली जो रेखा है इसी दाब पे मिलेगी, जो भी मिलेगा इसी दाब पे मिलेगा। तो यहाँ पर dp का मान भी 0 रहता है, परिवर्तन नहीं होता है, एक ही दाब मिलता है। तो यह जो अक्ष है ये समदाबी के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर dq बराबर 0, माने ऊष्मा में परिवर्तन 0 रहता है जब dq, तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ये वाला अक्ष हो जाएगा। और जहाँ पे ताप में परिवर्तन का मान 0 होता है तो dt बराबर 0, तो ये समतापी के लिए ये वाला हो जाएगा। तो ये है ग्राफ हर प्रकार के प्रक्रम के लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। वह प्रक्रिया जो एकदम धीमी गति से चलती है, सूक्ष्म गति से, और उसमें
परिवर्तन सीधी प्रक्रिया में होते हैं, लेकिन उसको अगर विपरीत दिशा में परिवर्तित भी किया जा सकता है तो क्रिया के प्रत्येक पद के लिए तंत्र और परिवेश के साथ साम्य अवस्था में रहता है, तो वह प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगा। वह प्रक्रम जिसमें अभिक्रिया दोनों दिशा में होगी, अग्र दिशा में भी होगी और पश्च दिशा में भी होती है, तो वह जो प्रक्रिया है वह कहलाता है उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होगा, जिसमें जो भी बल रहेंगे, ड्राइविंग फोर्स बोला जाता है जिसको, या संचालनकारी बल जो क्रिया को संचालित करते हैं, वो जो बल रहेगा और विपरीत दिशा में जो बल काम करता है, वे दोनों में बहुत कम अंतर पाया जाता है, जिसके कारण जो प्रक्रम है वो धीरे धीरे चलता रहता है और पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय लेता है, अनंत समय लेता है और अनंत पदों का बना रहता है। मान एक से ज़्यादा स्टेप में होगा और धीरे धीरे होगा और बहुत ज़्यादा समय उसको लेना पड़ेगा। तो जो विपरीत बल है उसमें एकदम कम परिवर्तन जब कर देते हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा परिवर्तन करते हैं या फिर बहुत कम परिवर्तन करते हैं, तो जो शुरू वाला बल रहता है उस पर जो है प्रक्रम बिना कोई प्रभाव छोड़े विपरीत दिशा में होने लगता है। माने आगे की क्रिया जब धीरे धीरे होती रहेगी तो पीछे के बल में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो वह क्रिया जो आगे चलती रहती है पीछे की ओर भी होने लगेगी, तो वह जो परिवर्तन है उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा। और वह परिवर्तन जो सिस्टम रहेगा और सराउंडिंग रहेगा उन दोनों के बीच हमेशा साम्य अवस्था में रहता है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रिया आदर्श प्रक्रिया है जो कि सैद्धांतिक होते हैं, माने सिद्धांत के रूप में माना जाता है इसको। और जो उत्क्रमणीय प्रक्रम रहेंगे उसमें सूक्ष्म गति से परिवर्तन होता है और सीधी दिशा में प्रक्रिया होती है और विपरीत दिशा में भी प्रक्रिया होती रहती है और क्रिया के जो प्रत्येक पद रहता है उस पर परिवेश के साथ माने सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हमेशा साम्य अवस्था बना रहता है, तो वह जो प्रक्रिया है उत्क्रमणीय प्रक्रिया कहलाएगी। दूसरा देखते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो वह प्रक्रम जो सभी प्रक्रम जो घटित हो रहा है जैसे दिखता है, लेकिन जो उसमें ड्राइविंग फोर्स रहते हैं या संचालनकारी बल और विपरीत जो बल रहता है, माने आगे की ओर जो बल कार्य करता है ड्राइविंग फोर्स और पीछे की ओर जो बल कार्य करता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है, तो वह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। माने कि वह क्रिया जो केवल एक ही दिशा में होगी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगा और उसमें आगे की ओर जो संचालनकारी बल रहता है और प्रतिप जो बल रहता है दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाएगा, तो वह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगी। इस प्रक्रिया में जो बाहरी दशा जो रहता है उसमें कोई भी परिवर्तन जब करते हैं तो निकाय और सराउंडिंग के बीच साम्य अवस्था नहीं बन पाता है, साम्य अवस्था को नष्ट कर देता है। तो यह प्रक्रम वास्तविक होते हैं, रियल में यही प्रक्रम होता है। जो उत्क्रमणीय प्रक्रम था तो सैद्धांतिक था, तो प्रकृति में होने वाली जो भी घटनाएं होती हैं वह अनुत्क्रमणीय प्रकार की होती हैं। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए और उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए देखेंगे तो W इरिवर्सिबल बराबर WIRR इज लेस देन WREV। तो यहाँ पे IR माने कि इर पढ़ेंगे फिर R, तो इरिवर्सिबल माने अनुत्क्रमणीय के लिए जो W का मान होता है या कार्य का मान वो कम रहता है, यहाँ पे लेस देन WRV माने कि रिवर्सिबल के लिए, तो इरिवर्सिबल इज लेस देन W रिवर्सिबल। ये हो गया। अगर हम लोग एक पात्र लेते हैं, इसमें गैस भरी हुई है
और इस पे जब ऊपर से प्रेशर डालते हैं, पिस्टन लगाते हैं, तो इसमें दबाव ऊपर से पड़ेगा। तो उसके लिए जब देखेंगे तो P एक्सटर्नल माने बाह्यतम जो दाब लगाते हैं वह P इंटरनल आंतरिक दाब प्लस dP माने कि P माने कि प्रेशर और D माने कि परिवर्तन, प्रेशर में परिवर्तन के अंतर के योग के बराबर होगा। कब होगा? जबकि संपीड़न होगा उसमें। संपीड़न माने कि सिकुड़ना और दूसरा होता है विस्तार। विस्तार माने कि फैलना। तो जब संपीड़न होगा तो उसके लिए P एक्सटर्नल बराबर P इंटरनल धन जो दाब में परिवर्तन होगा यहाँ पे dP, उसके साथ प्लस में होगा संपीड़न के लिए। और जब विस्तार होगा उस स्थिति में क्या होगा? P एक्सटर्नल बराबर P इंटरनल माइनस dQ होगा। तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए है। संपीड़न की स्थिति में यहाँ पे धन आता है और विस्तार की स्थिति में यहाँ पे ऋण कार्य करेगा। यह हो गया उत्क्रमणीय संपीड़न के लिए परिस्थितियां। अब उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर दिया हुआ है, जिसको अभी पढ़े उसी के आधार पर दिया है, आप लोग देख लेना। अब आगे हम लोग को देखना है आंतरिक ऊर्जा के बारे में। तो जो आंतरिक ऊर्जा होती है वह भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण होता है या फिर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। जब अवशोषण होता है तो ऊष्मा शोषी होता है और जब उत्सर्जन होता है तो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है। तो पदार्थ और जो निकाय, जो भी पदार्थ लेंगे और जो सिस्टम लेंगे वहाँ पे कुछ निश्चित मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है। तो ऊर्जा का मान किस किस पर निर्भर करता है उसको देखते हैं। तो पहला जो पदार्थ लेंगे उसकी प्रकृति पर ऊर्जा का मान निर्भर करेगा। दूसरा जो भी ताप रहेगा उस सिस्टम का, उस पर जो प्रेशर डाला जाएगा, उसका जो आयतन रहेगा पात्र का, उसकी स्थिति या दशा पे भी ऊर्जा का मान निर्भर करता है। तीसरा देखेंगे तो जो भी पदार्थ लिए हैं उसका संगठन कैसा है, उस पर भी ऊर्जा का मान निर्भर करता है। तो अगर हम आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करेंगे तो बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ या फिर निकाय में निहित ऊर्जा, कोई भी पदार्थ लिए हैं या फिर सिस्टम लिए हैं, उसके अंदर पाए जाने वाले ऊर्जा को ही आंतरिक ऊर्जा या फिर क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी या फिर नैज ऊर्जा या फिर इंट्रिंसिक एनर्जी बोलते हैं। आंतरिक ऊर्जा माने इंटरनल एनर्जी और नैज माने कि स्वयं की ऊर्जा, नैज माने स्वयं की, तो उसको इंट्रिंसिक एनर्जी बोलेंगे। तो किसी भी निकाय में या पदार्थ में जो भी उसके अंदर ऊर्जा पाई जाएगी उस पूरे ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा बोलेंगे। तो किसी भी पदार्थ में एक ही प्रकार की ऊर्जा नहीं पाई जाती है, बहुत सारी प्रकार की ऊर्जा उसमें पाई जाती है। तो आंतरिक ऊर्जा जो रहता है उसमें कई प्रकार की ऊर्जा पाए जाते हैं, जिसमें पहला रहता है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, जिसको हम लोग ई से प्रदर्शित करेंगे। ई माने कि एनर्जी और छोटा वाला ई माने कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। दूसरा जो रहता है वो रहता है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय को इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियर, उसके लिए स्मॉल एन और बड़ा वाला ई एनर्जी के लिए। तो ये हो गया न्यूक्लियर एनर्जी। और स्थितिक ऊर्जा जो पाई जाती है, स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पीई पोटेंशियल एनर्जी। उसी प्रकार कोई भी पदार्थ है उसमें अपने अक्ष पे घूर्णन करता है तो उसमें घूर्णन ऊर्जा भी पाई जाएगी, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी। तो रोटेशनल के लिए स्मॉल आर और एनर्जी के लिए ई, तो ई आर रोटेशनल एनर्जी। और उसमें कंपन भी होता रहता है, कोई भी कण है इस प्रकार से, तो कंपन ऊर्जा पाया जाएगा।
तो उसको वाइब्रेशनल एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वाइब्रेशनल के लिए V और E के लिए E, तो E भी हो जाएगा वाइब्रेशनल एनर्जी। उसी प्रकार जो पदार्थ है उसके अंदर कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते रहते हैं। ये पदार्थ है तो इसमें कोई कण है, वो ऐसे ऐसे उसके अंदर ही गति करता रहेगा, तो उसमें स्थानांतरण होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके अंदर ही गति करेगा तो स्थान में परिवर्तन होगा, तो उसके कारण जो ऊर्जा रहेगा उसको बोलेंगे स्थानांतरण ऊर्जा। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। तो T जो है ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, तो ET। तो किसी भी पदार्थ में जो आंतरिक ऊर्जा रहती है उसको हम लोग कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं, आंतरिक ऊर्जा को कैपिटल U से। और वह जो ऊर्जा रहती है इन सब प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। तो किसी भी पदार्थ या सिस्टम के लिए आंतरिक ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशन एनर्जी प्लस ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, इन सब के योग के बराबर होती है, उसको बोलेंगे आंतरिक ऊर्जा। और इसको कैपिटल U के जगह में कैपिटल E से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको E भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। अब आंतरिक ऊर्जा जो रहती है वह आंतरिक ऊर्जा का मान कभी भी सही प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मान निकालने के लिए इन सब ऊर्जा के मान को हमको नापना पड़ेगा। उन सब को नापेंगे तभी उसका सही मान निकलेगा। तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है, जिसके कारण जो पदार्थ है की आंतरिक ऊर्जा है उसका मान एब्सोल्यूट हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को नापते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए आंतरिक ऊर्जा का अंतिम मान या फिर फाइनल मान, जिसको UF से प्रदर्शित करते हैं, फाइनल आंतरिक ऊर्जा, और UI माने कि इनिशियल या फिर प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा। तो फाइनल आंतरिक ऊर्जा ऋण प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा को घटाएंगे तो आंतरिक ऊर्जा में डेल माने कि परिवर्तन, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान निकल आता है। तो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पे यह निर्भर करता है। तो आंतरिक ऊर्जा एक प्रकार का अवस्था फलन होता है। अगर इसको ऐसे नहीं लिखेंगे तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को हम लोग डेल U बराबर UP, P माने कि प्रोडक्ट, रिएक्शन के लिए देखेंगे तो शुरू में रिएक्टेंट लेते हैं और प्रोडक्ट बनता है। पहले क्या करते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है कोई भी क्रिया में। तो प्रोडक्ट की आंतरिक ऊर्जा ऋण रिएक्टेंट की आंतरिक ऊर्जा करेंगे तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान निकलेगा। तो जो प्रोडक्ट की आंतरिक ऊर्जा है उसको UP से दर्शाएंगे और रिएक्टेंट की आंतरिक ऊर्जा को UR से दर्शाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब आंतरिक ऊर्जा का मान 3 प्रकार से हो सकता है, या धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक या फिर 0 हो जाएगा। तो जब इसका मान ज्यादा होगा, UP का मान यहाँ पे लिखा है UP इज ग्रेटर देन UR, तो UP का मान बड़ा होगा, तो बड़ा में छोटे को घटाएंगे तो यहाँ पे धनात्मक आएगा। तो डेल U का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या फिर धनात्मक। और इसका मान अगर छोटा होगा, UP इज लेस देन UR, इसका मान इससे छोटा होगा, तो छोटे में बड़े को घटाएंगे तो जो मान आएगा वो बड़े के आगे में ऋण है तो ऋणात्मक में आएगा। तो आंतरिक ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया है। तो इस प्रकार से आंतरिक ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। अब अगर दोनों का मान बराबर हो जाएगा, UP बराबर UR, तो आंतरिक ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब जो आंतरिक ऊर्जा है उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह केवल अवस्था पे निर्भर करेगा। प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पे ही आंतरिक ऊर्जा का मान डिपेंड करता है,
इसके बीच में जो भी परिवर्तन होगा उस पर निर्भर नहीं करता है। तो यह एक प्रकार का अवस्था फलन है, क्योंकि दोनों अवस्थाओं पे बस निर्भर करेगा और उसके रास्ते पे माने कि शुरू से आखिरी तक जाने में कैसे रास्ते से गया है आंतरिक ऊर्जा, उस पर वह डिपेंड नहीं करेगा। अब जो निकाय की किसी भी निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें परिवर्तन भी हो सकता है, और परिवर्तन जो है कई कारणों से हो सकता है। तो पहला है, निकाय को अगर ऊष्मा दी जाती है, निकाय को ऊष्मा देंगे तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, या फिर निकाय से ऊष्मा निकालेंगे तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। तो देंगे या फिर वहां से ऊष्मा लेंगे तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, पहली स्थिति। दूसरा आता है कि निकाय के द्वारा जो निकाय है वो कहीं पे जाके काम करेगा, या फिर कोई चीज जाके निकाय पर काम करेगा, तो उस पे काम करने के कारण भी उस पे परिवर्तन होगा। निकाय के द्वारा काम किया जाएगा या निकाय पर काम किया जाएगा। तीसरा आता है, निकाय में द्रव्य या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। कोई सिस्टम है, उसमें कुछ पदार्थ लिए हैं, इसमें रासायनिक क्रिया हो रही है, तो इस पदार्थ की मात्रा में या तो कमी कर देंगे या फिर इसमें और पदार्थ डाल करके बढ़ा देंगे, तो इसमें मात्रा बढ़ेगी तो इसके आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। तो ऊष्मा के विनिमय या फिर आदान प्रदान होने पे किए गए जो कार्य होता है, ऊष्मा के आदान प्रदान से जो कार्य होता है उसके कारण आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रदर्शित होता है। अब ऊष्मा, ऊर्जा एवं ऊर्जा की धारणा यहाँ पर दिया गया है कि कार्य, ऊष्मा एवं ऊर्जा की धारणा। तो कार्य क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है और ऊर्जा क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो देखेंगे तो कार्य, सबसे पहले देखते हैं कि कार्य जो है ऊर्जा के विनिमय का एक रूप होता है। कार्य क्या रहता है, ऊर्जा के विनिमय का एक रूप है, और निकाय और परिपार्श्विक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच तापांतर की उपस्थिति के कारण यह नहीं काम करता है, बल्कि अवस्था परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। अगर कार्य को परिभाषित रूप में देखेंगे तो कार्य जो है ऊष्मा के विनिमय के अतिरिक्त सभी प्रकार की ऊर्जा के विनिमय के रूप को व्यक्त करता है, और यह एक यांत्रिक ऊर्जा है। कार्य क्या है, एक यांत्रिक ऊर्जा है, और यह ऊष्मा विनिमय को छोड़ करके सभी प्रकार के जो ऊर्जा है उसके विनिमय के रूप को प्रदर्शित करता है। कार्य को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर होता है वर्क इंग्लिश में, और वर्क बराबर होता है कार्य। कार्य को W से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल W से, और W बराबर होता है F गुणित dx। F बराबर होता है बल या फिर फोर्स, और dx माने कि उसके जगह में या स्थान में परिवर्तन। जैसे यहाँ पे कोई चीज रखा हुआ है, इस पे हम लोग बल लगाएंगे, इसको ढकेलेंगे तो बल लगाएंगे, तो ये यहाँ से हट करके इतना खिसा करके यहाँ पे आ जाएगा। इधर से इसको धक्का देंगे तो ये खिसा करके यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है उसी को बोलेंगे dx, और इस पर जो बल लगाए हैं उसको बोलेंगे F। तो इसको यहाँ से हटाने में जो काम किया गया या कार्य किया गया उसको बोलेंगे W। तो W बराबर होता है बल गुणित यहाँ से यहाँ में अंतर आया, विस्थापन हुआ, विस्थापन। तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। ये हो गया कार्य। अब हम लोग कार्य को W से निरूपित करते हैं। अब दूसरा देखना है हमको कार्य के प्रकार। तो जो कार्य का प्रकार है वो कई प्रकार से हो सकता है। यांत्रिकी कार्य, किसी प्रकार के मशीनों में जो कंपनी में काम होता है
वो आता है यांत्रिकी कार्य के अंतर्गत। दूसरा देखते हैं गुरुत्वीय कार्य। तो धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो काम होगा, यहाँ पे बल आया है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो काम होगा वो कहलाएगा गुरुत्वीय बल। तीसरा आता है पृष्ठ में वृद्धि। सरफेस में जो भी काम होगा, वृद्धि होगा या कमी होगा सरफेस में, वहाँ पे या फिर सतह में जो काम होगा वो कहलाएगा पृष्ठ वृद्धि। और विद्युत के द्वारा जो भी काम होता है विद्युत ऊर्जा के द्वारा, वो कहलाता है विद्युतीय कार्य। तो ये हो गए कार्य के प्रकार। अब अगला हमको देखना है ऊष्मा के बारे में। तो ऊष्मा जो रहता है ऊर्जा का एक रूप रहता है, माने कि ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो कि किसी सिस्टम या निकाय और परिपार्श्विक या फिर सराउंडिंग के बीच ताप में अंतर होने के कारण, जिसको बोला जाता है तापांतर, उपस्थित होने के कारण निकाय या फिर सिस्टम की जो सीमा रहता है उसके आर पार, निकाय के आर पार दोनों ओर निकाय की अवस्था में परिवर्तन के दौरान उच्च ताप बिंदु से निम्न ताप बिंदु की ओर प्रवाहित होती है। माने कि ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक ठो रूप है। और क्या होता है, कोई सिस्टम है और इसके चारों ओर का वातावरण है जो कि सराउंडिंग कहलाएगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग में क्या होगा, ऊर्जा का अंतर होगा, किसी में ताप का अंतर होगा। सिस्टम का ताप कम है और परिपार्श्विक या सराउंडिंग का ताप ज़्यादा है, तो इधर से इधर ताप प्रवाहित होगा। या फिर सिस्टम का ताप ज़्यादा है और इधर का ताप कम है बाहर का, तो ज़्यादा से कम की ओर ताप प्रवाहित होगा, माने सिस्टम से सराउंडिंग की ओर। तो ताप में जब अंतर पाया जाता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, जिसको तापांतर बोलते हैं, उसके कारण जो सिस्टम रहता है, यह सिस्टम का लिमिट है, उसकी सीमा रहेगा। ये कोई सा भी सिस्टम है तो ये सिस्टम की सीमा या फिर उसका सीमा रेखा जो बोलते हैं ना, सीमा रेखा, यह सीमा है सिस्टम की। तो इस सीमा के दोनों ओर क्या होगा, आदान प्रदान होगा निकाय की अवस्था में परिवर्तन के दौरान। तो वही जो आदान प्रदान होता है वह ज़्यादा से कम की ओर होगा, माने ज़्यादा ताप जिधर रहेगा उधर से कम ताप की ओर प्रवाहित होगा। तो वही जो प्रवाहित होता है वही कहलाता है ऊष्मा। तो ये हो गया ऊष्मा। अब ऊष्मा जो रहता है वह ऊर्जा के विनिमय का एक रूप है, ज़्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा की ओर प्रवाहित होता है, माने ऊर्जा के विनिमय का एक ठो रूप रहता है। और जब दो वस्तुओं एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे और उनके बीच ताप में अंतर रहेगा, तभी ऊष्मा का वहाँ पे काम शुरू होता है। तीसरा देखेंगे सामान्य केस। तो सामान्य केस पे विचार करेंगे, उससे पहले देखते हैं कि जो अवस्था में परिवर्तन होता है कार्य के द्वारा और ऊष्मा के स्थानांतरण के द्वारा होता है। किसी भी तंत्र की जो अवस्था में परिवर्तन कब होगा, ऊष्मा के द्वारा परिवर्तन होता है या फिर वहाँ पे कोई काम करते हैं तब जाके परिवर्तन होता है। तो इसी परिवर्तनों को हम लोग ऊष्मागतिकी के नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। अभी के लिए बस यहीं तक, अगली क्लास में देखेंगे प्रथम नियम के बारे में।